किसी भी व्यवसाय को चलाने का एक जरूरी हिस्सा अपने टैक्सों को समझना और उन्हें समय पर फाइल करना है। सफल ऑनलाइन व्यवसाय के लिए भी यही बात सच है। इस वीडियो में हम कर अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेंगे या उससे भी ज्यादा हम नेटवर्क प्रतिभागियों के लिए जीएसटी अनुपालन की दुनिया में गहराई से जाने वाले हैं। सबसे पहले जीएसटी क्या है? जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सरल शब्दों में एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि खरीदार सीधे सरकार को इसका भुगतान नहीं करता है। आपूर्तिकर्ता अर्थात व्यापारी या सेवा प्रदाता को सरकार को जीएसटी का भुगतान करना होगा, और जब आप आपूर्तिकर्ता से वस्तुएं खरीदते हैं या उसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपूर्तिकर्ता आपसे खरीदार से राशि वसूल करता है। आमतौर पर जीएसटी आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा की कीमत में जोड़ा जाता है। आइए देखें कि जीएसटी किसे देना होगा। सभी आपूर्तिकर्ताओं को अधिसूचित दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। आइए उन विशेष मामलों पर नजर डालें जहां आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना है। सबसे पहले, जो आपूर्तिकर्ता मुख्य रूप से छूट प्राप्त उत्पाद या सेवा की आपूर्ति करते हैं, उन्हें जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप ताजे फल और सब्जियों के आपूर्तिकर्ता हैं, तो आपको अपनी बिक्री पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि भारत में ताजे फल और सब्जियों को जीएसटी से छूट दी गई है। दूसरे, जिन आपूर्तिकर्ताओं का वार्षिक कारोबार निर्धारित वार्षिक सीमा से कम है, उन्हें भी इस टैक्स से छूट दी गई है। भारत में जीएसटी कानून 40 लाख रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यवसायों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 लाख रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यवसायों को छूट प्रदान करता है। इसलिए यदि आप एक छोटा हस्तशिल्प व्यवसाय चलाते हैं और आपका वार्षिक कारोबार 39 लाख रुपए है, तो आप सीमा से नीचे आते हैं और इसलिए आपको जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है। अंत में, कुछ सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के मामले में, जब वे ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसे ईसीओ के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से उन सेवाओं की आपूर्ति करते हैं जो ईसीओ को खुद ही जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, मानो वही आपूर्तिकर्ता हो। ये केवल उन सेवाओं पर लागू होता है जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ये सेवाएं हैं जैसे कि रेस्टोरेंट सेवाएं, यात्री परिवहन के लिए मोटर वाहन बुकिंग, आवास सेवाएं और हाउसकीपिंग सेवाएं। इन मामलों में ईसीओ जीएसटी का भुगतान करता है, ना कि आपूर्तिकर्ता। उदाहरण के लिए, यदि कोई टैक्सी चालक टैक्सी एग्रीगेटर ऐप के माध्यम से यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करता है, तो टैक्सी ऐप को जीएसटी का भुगतान करना होगा, चालक को नहीं। अगला कदम ये पता लगाना है कि आपको जीएसटी पंजीकरण करवाना है या नहीं। तो जीएसटी पंजीकरण करवाना किसे जरूरी है? निर्धारित वार्षिक कारोबार की सीमा से ज्यादा कारोबार करने वाले व्यवसायों को जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा, जो राज्य की श्रेणी पर निर्भर करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिनमें क्रेता, बायर एप्लीकेशन और विक्रेता, सेलर एप्लीकेशन शामिल हैं, जिन्हें जीएसटी और टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, दोनों पंजीकरण प्राप्त करना जरूरी है। अंतरराज्यीय आपूर्ति में लगे आपूर्तिकर्ताओं को भी जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा। ईसीओ के माध्यम से बिक्री करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भी जीएसटी पंजीकरण कराना आवश्यक है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कुछ आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होती है, भले ही वे ईसीओ के माध्यम से बिक्री करते हों, और इसके लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कारण बताए गए हैं। इसमें उन उत्पादों के आपूर्तिकर्ता शामिल हैं जिन्हें जीएसटी से पूरी तरह छूट मिली हुई है, जैसे कृषि उपज बेचने वाले किसान या फल और सब्जियां बेचने वाले सब्जी विक्रेता। इसके अलावा जिन माल आपूर्तिकर्ताओं का टर्नओवर तय की गई सीमा से कम है और जो केवल राज्य के भीतर आपूर्ति करते हैं, उन्हें इस आवश्यकता से छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, ये ऐसे छोटे किराना स्टोर होंगे जो सिर्फ अपने आसपास के ग्राहकों को सामान बेचते हैं। साथ ही कोई भी आपूर्तिकर्ता जो धारा 9(5) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं प्रदान करता है, उसे भी जीएसटी पंजीकरण से छूट दी जाएगी। अब जबकि हमने ये जान लिया है कि जीएसटी के लिए किसे पंजीकरण कराना होगा, तो हमारा अगला कदम ये पता लगाना है कि आपको कहां पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण हर राज्य में किया जाना चाहिए जहां आपूर्तिकर्ता स्थित है। उदाहरण के लिए, राजस्थान और ओडिशा में स्थित बर्गर चेन को दोनों राज्यों में पंजीकरण कराना होगा। इसी तरह ईसीओ को हर राज्य में टीसीएस पंजीकरण प्राप्त करने की जरूरत होती है जहां उनके आपूर्तिकर्ता स्थित हैं। ये तब भी लागू होता है जब ईसीओ का मुख्यालय किसी दूसरे राज्य में हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऑनलाइन पुस्तक बाजार का मुख्यालय दिल्ली में है
और उसके आपूर्तिकर्ता यानी पुस्तक विक्रेता महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, तो टीसीएस पंजीकरण महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए करना होगा। हमने जाना कि जीएसटी क्या है, इसके लिए किसे और कहां पंजीकरण कराना होगा, लेकिन इस जीएसटी कानून के अंतर्गत आपके क्या उत्तरदायित्व हैं? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जीएसटी के संग्रह और प्रबंधन में ई कॉमर्स ऑपरेटरों की अहम भूमिका है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कर योग्य आपूर्ति पर अगस्त 2024 तक 0.5% की अधिसूचित दर पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस एकत्र करना और उसे सरकार के पास जमा करना आवश्यक है। आपूर्तिकर्ता को इसके बाद अपनी बाकी जीएसटी देयता का भुगतान सीधे सरकार को करना होगा। अब ओएनडीसी नेटवर्क के भीतर दो अलग अलग संभावनाएं हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। सबसे पहले, जब विक्रेता एप्लीकेशन एक मार्केटप्लेस विक्रेता एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है, तो विक्रेता एप्लीकेशन टीसीएस काटने के लिए उत्तरदायी होता है और विक्रेता जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा, जब विक्रेता सेलर एप्लीकेशन एक इन्वेंट्री विक्रेता सेलर एप्लीकेशन होती है, तो भूमिकाएं थोड़ी बदल जाती हैं। इस मामले में ये खरीदार बायर एप्लीकेशन है जो टीसीएस काटता है, जबकि विक्रेता सेलर एप्लीकेशन जो विक्रेता के रूप में भी काम करता है, जीएसटी का भुगतान करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है। धारा 9(5) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिसमें रेस्तरां सेवाएं, ऑनलाइन राइड हेलिंग और आवास सेवाएं शामिल हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को पूरी जीएसटी राशि का भुगतान करना होगा, जो अनिवार्य रूप से आपूर्तिकर्ता की जगह ले रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कोई टीसीएस एकत्र नहीं किया जाता है और आपूर्तिकर्ता को अलग से जीएसटी का भुगतान करने के कर्तव्य से मुक्ति मिल जाती है। अतः ओएनडीसी के संदर्भ में, जब विक्रेता सेलर एप्लीकेशन ही सेवा प्रदाता भी है, जैसे कि रेस्तरां या टैक्सी बेड़े का मालिक, तो क्रेता बायर एप्लीकेशन को जीएसटी का भुगतान करना अनिवार्य है। जहां विक्रेता सेलर एप्लीकेशन एक एग्रीगेटर है लेकिन सेवा प्रदाता नहीं है, अर्थात यह एक मार्केटप्लेस विक्रेता सेलर एप्लीकेशन है। विक्रेता सेलर एप्लीकेशन को जीएसटी का भुगतान करना होगा। इन उत्तरदायित्वों के अलावा ईसीओ को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित उचित रिटर्न और फॉर्म दाखिल करना भी अनिवार्य है। रिटर्न दाखिल करने का यह दायित्व आपूर्तिकर्ताओं पर भी लागू होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन ईसीओ के आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत हैं, उनकी यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के पास वैध नामांकन संख्या हो। इसके अलावा यदि कोई आपूर्तिकर्ता टर्नओवर सीमा पार कर जाता है या राज्य की सीमाओं के पार आपूर्ति करना शुरू कर देता है, तो ईसीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्तिकर्ता जीएसटी पंजीकरण संख्या प्राप्त कर ले। ई कॉमर्स के क्षेत्र में जीएसटी अनुपालन बनाए रखने के लिए इन उत्तरदायित्वों को समझना महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों की गहन समझ से ईसीओज और आपूर्तिकर्ताओं को अपने जीएसटी दायित्वों को अधिक आत्मविश्वास और सटीकता के साथ पूरा करने में मदद मिलेगी। इस अंतिम टिप्पणी के साथ हमने जीएसटी और इससे जुड़े नियमों और जिम्मेदारियों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए संक्षेप में बताते हैं और अपनी स्मृति ताजा करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा है जीएसटी क्या है और ये किस पर लागू होता है, जीएसटी के लिए किसे और कहां पंजीकरण कराना होगा, जीएसटी पंजीकरण से किसे छूट मिली हुई है, जीएसटी कानूनों के अंतर्गत ई कॉम ऑपरेटर्स के उत्तरदायित्व, ओएनडीसी नेटवर्क के मामले में जीएसटी, धारा 9(5) के अंतर्गत सेवाओं के मामले में जीएसटी और ई कॉमर्स ऑपरेटरों के अतिरिक्त उत्तरदायित्व। किसी भी व्यवसाय, खास तौर पर ई कॉमर्स संचालकों के लिए सुचारू संचालन और कानूनी अनुपालन के लिए जीएसटी अनुपालन को समझना महत्वपूर्ण है। इस नई जानकारी के साथ अब आप जीएसटी अनुपालन की जटिलताओं को समझ सकते हैं और सुचारू व्यापार सुनिश्चित करने के लिए कानून के सही पक्ष पर बने रह सकते हैं। इसके साथ ही हम इस सत्र को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसमें आपको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी सुझाव होंगे।